मुगल साम्राज्य अपने समय की सबसे शक्तिशाली सैन्य व्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन इतिहास के एक चरण पर आकर वही सेना धीरे धीरे कमजोर और थकी हुई दिखाई देने लगी। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये थकान केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसने मुगल एम्पायर की सैन्य शक्ति को भीतर से कमजोर कर दिया। इस थकान का सबसे बड़ा कारण था लगातार और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध, विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल में, जहां साम्राज्य ने अपने विस्तार के लिए निरंतर संघर्ष किया। इन युद्धों में दक्षिण भारत के अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने सेना के संसाधनों और मनोबल दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस थकान का एक महत्वपूर्ण कारण थी। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और लंबी दूरी ने मुगल सेना के लिए युद्ध को अत्यंत कठिन बना दिया, क्योंकि वे इन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इससे न केवल उनकी गति धीमी हुई, बल्कि उनकी ऊर्जा और संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा। इसके अलावा मुगल सेना की संरचना भी इस थकान का कारण बनी, क्योंकि ये एक भारी और पारंपरिक सेना थी जो बड़े पैमाने पर संगठित थी, लेकिन इसमें लचीलापन कम था। जब इसे नई प्रकार की युद्ध रणनीतियों का सामना करना पड़ा, जैसे गुरिल्ला युद्ध, तो ये उतनी प्रभावी नहीं रही और इससे उसकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में शिवाजी और मराठा शक्ति का उदय एक महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई जो तेज, लचीली और अप्रत्याशित थी। इससे मुगल सेना को बार बार नुकसान उठाना पड़ा और वे किसी निर्णायक विजय तक पहुंचने में असफल रहे। लगातार हार या अधूरी जीत भी सेना के मनोबल को प्रभावित करती है, और यही मुगल सेना के साथ हुआ, क्योंकि जब सैनिकों को लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती तो उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और ये मानसिक थकान शारीरिक थकान से भी अधिक प्रभावी होती है। इस प्रकार मुगल सेना की थकान का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि कैसे लगातार युद्ध, भौगोलिक चुनौतियां और बदलती युद्ध रणनीतियां एक शक्तिशाली सेना को धीरे धीरे कमजोर करने लगती हैं, और ये केवल एक कारण नहीं बल्कि कई कारकों का संयुक्त प्रभाव होता है। मुगल सेना की थकान को समझने के लिए केवल युद्ध और रणनीति पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गहरे आर्थिक और प्रशासनिक कारण भी थे जिन्होंने धीरे धीरे इस सेना की क्षमता को कमजोर कर दिया। और यही वे कारक थे जिन्होंने मुगल एम्पायर की सैन्य शक्ति को भीतर से खोखला करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक दबाव, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियानों ने खजाने पर अत्यधिक भार डाला। सेना का रखरखाव, हथियार, घोड़े और रसद की व्यवस्था, ये खर्च लगातार बढ़ता गया, और जब आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं तो ये असंतुलन सेना की क्षमता को प्रभावित करता है। इस आर्थिक दबाव को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि की गई, जिसका सीधा प्रभाव किसानों और आम जनता पर पड़ा, लेकिन इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव सेना पर भी हुआ, क्योंकि जब समाज आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो सेना के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन भी कम हो जाता है। इससे सैनिकों की स्थिति और मनोबल दोनों प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई समस्याएं उभरने लगीं। मुगल प्रशासन, जो कभी अत्यंत संगठित और प्रभावी था, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। भ्रष्टाचार, अक्षमता और नियंत्रण की कमी जैसी समस्याएं बढ़ने लगीं। इससे सेना को मिलने वाली आपूर्ति और समर्थन में बाधाएं उत्पन्न हुईं, और ये स्थिति युद्ध के दौरान और भी गंभीर हो जाती थी। मुगल सेना की संरचना भी इस समय एक समस्या बन गई, क्योंकि ये मुख्य रूप से मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को भूमि या वेतन के रूप में भुगतान किया जाता था। लेकिन जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो ये भुगतान नियमित रूप से नहीं हो पाता। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ने लगता है और उनकी निष्ठा कमजोर हो जाती है। इसके अलावा साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी एक चुनौती बन गया, क्योंकि जब एक राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ने लगती है, और सेना को कई स्थानों पर एक साथ तैनात रहना पड़ता है। इससे उसकी शक्ति विभाजित हो जाती है और वो किसी एक स्थान पर पूरी ताकत से कार्य नहीं कर पाती। इस प्रकार आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं ने मुगल सेना की थकान को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने न केवल संसाधनों को कम किया बल्कि सेना के संगठन और मनोबल को भी प्रभावित किया। और यही वो चरण था जहां ये स्पष्ट होने लगा कि ये थकान केवल अस्थायी नहीं बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या है। मुगल सेना की थकान को पूरी तरह समझने के लिए ये देखना आवश्यक है कि केवल युद्ध, अर्थव्यवस्था और प्रशासन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नेतृत्व से जुड़े कारकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि किसी भी सेना की वास्तविक शक्ति केवल उसके संसाधनों में नहीं बल्कि उसके भीतर के विश्वास, एकता और नेतृत्व में निहित होती है।
और यही वे क्षेत्र थे जहां मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सबसे पहले नेतृत्व की बात करें तो औरंगजेब एक शक्तिशाली और दृढ़ शासक थे, लेकिन उनका शासनकाल बहुत लंबा और संघर्षपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक युद्ध जारी रखे, जिससे सेना को लगातार सक्रिय रहना पड़ा। ये निरंतरता धीरे धीरे थकान का कारण बनी, क्योंकि सैनिकों को विश्राम और पुनर्गठन का पर्याप्त समय नहीं मिला। इसके अलावा नेतृत्व शैली में भी एक परिवर्तन देखने को मिला। जहां पहले मुगल शासक अपने दरबार और अधिकारियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते थे, वहीं औरंगजेब का दृष्टिकोण अधिक केंद्रीकृत और कठोर था। इससे कई बार अधिकारियों और सैनिकों के बीच दूरी बढ़ने लगी और ये दूरी सेना के समन्वय और विश्वास को प्रभावित करती थी। सामाजिक स्तर पर भी मुगल सेना में विविधता एक चुनौती बन गई, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे, जो सामान्य परिस्थितियों में एक शक्ति हो सकती थी, लेकिन जब नेतृत्व और उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहते तो यही विविधता एक कमजोरी में बदल जाती है, क्योंकि इससे एकता और समन्वय में कमी आती है। इस समय साम्राज्य के भीतर असंतोष भी बढ़ने लगा था। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और प्रतिरोध देखने को मिल रहे थे, जिससे सेना को केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि आंतरिक चुनौतियों से भी निपटना पड़ता था। इससे उसकी ऊर्जा और संसाधन और अधिक बढ़ जाते थे और ये स्थिति उसकी थकान को बढ़ाने में सहायक होती थी। मराठा शक्ति का निरंतर दबाव भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिवाजी द्वारा स्थापित प्रणाली ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें स्थानीय समर्थन, तेज रणनीति और लचीला नेतृत्व शामिल था। इसके मुकाबले मुगल सेना कई बार धीमी और असंगठित दिखाई देती थी और ये अंतर सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करता था। इसके अलावा सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन और उनकी परिस्थितियों भी इस थकान का कारण बनी। लंबे समय तक घर से दूर रहना, कठिन परिस्थितियों में रहना और अनिश्चित परिणामों का सामना करना, ये सभी कारक मानसिक और भावनात्मक थकान को बढ़ाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी कार्यक्षमता को कम कर देते हैं। इस प्रकार सामाजिक और नेतृत्व से जुड़े ये सभी कारक मिलकर मुगल सेना की थकान को और अधिक गहरा बना देते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरी को भी उजागर करते हैं। और यही वो स्थिति है जहां एक शक्तिशाली सेना धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। मुगल सेना की थकान का अंतिम परिणाम केवल युद्धों में हार या धीमी प्रगति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे मुगल एम्पायर की नींव को हिला दिया। क्योंकि जब किसी साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर होने लगती है तो उसका प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा भी धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है, और यही प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। औरंगजेब के अंतिम वर्षों तक ये थकान इतनी गहरी हो चुकी थी कि सेना अब पहले की तरह प्रभावी नहीं रही, और जैसे ही उनका शासन समाप्त हुआ, ये कमजोरी और अधिक स्पष्ट हो गई, क्योंकि अब कोई ऐसा मजबूत नेतृत्व नहीं था जो इस थकी हुई व्यवस्था को संभाल सके। इससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता बढ़ने लगी। इस थकान का सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि मुगल साम्राज्य अपने विरोधियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सका। मराठा शक्ति, जो पहले एक क्षेत्रीय चुनौती थी, अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने लगी और उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी मजबूत होने लगी, जिससे साम्राज्य की एकता टूटने लगी। प्रशासनिक नियंत्रण के कमजोर होने से प्रांतीय शासक अधिक स्वतंत्र हो गए और कई बार उन्होंने केंद्र के आदेशों का पालन करना बंद कर दिया। इससे साम्राज्य का केंद्रीयकरण समाप्त होने लगा और वो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित होने लगा। ये प्रक्रिया मुगल सत्ता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। आर्थिक स्तर पर भी इस थकान के परिणाम स्पष्ट थे, क्योंकि जब सेना कमजोर होती है तो व्यापार और सुरक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। इससे राजस्व में कमी आती है और आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। ये एक चक्र बन जाता है जहां कमजोरी और अधिक कमजोरी को जन्म देती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि मुगल एम्पायर, जो कभी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता था, अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा और अंततः ये एक नाममात्र की सत्ता बनकर रह गया, जो बाहरी शक्तियों, विशेष रूप से अंग्रेजों के लिए रास्ता खोलने वाला साबित हुआ। इस स्थिति ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जहां क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आईं और अंततः औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार मुगल सेना की थकान केवल एक सैन्य समस्या नहीं थी, बल्कि ये एक व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण बनी। अंततः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी शक्ति के लिए केवल विस्तार और विजय ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि संतुलन, संसाधनों का सही उपयोग, प्रभावी नेतृत्व और आंतरिक एकता भी उतनी ही आवश्यक होती है। क्योंकि यदि ये तत्व कमजोर हो जाएं, तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार मुगल सेना की थकान एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण बन जाती है जो हमें ये समझाती है कि शक्ति का वास्तविक आधार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है, और यही वो संदेश है जो इस पूरी प्रक्रिया को गहराई और महत्व प्रदान करता है।